हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। आप सभी को पिछले वीडियो में मैंने कोलाइड के बारे में बताया हुआ था। कोलाइड की क्या साइज होती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब प्रक्षेपित प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम में कैसे कैसे उनके आकार होते हैं, उनके बारे में आपको बताया गया था। साथ साथ जो कोलाइड के प्रकार आपको बताए गए थे 8 प्रकार, जिसमें आपने ठोस का ठोस में देखा था, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, ऐसे ही द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में और द्रव का गैस में, और फिर आपको बताया गया था गैस का ठोस में, गैस का द्रव में। आपने यहाँ पे क्वेश्चन ये भी किया हुआ था कि गैस का गैस में क्यों नहीं होता रिलेशन, क्योंकि आपको ये बताया गया था कि गैस और गैस का जो मिश्रण तैयार होता है वो समांगी होता है, जबकि कोलाइड हमारा जो होता है वो विषमांगी होता है। इसकी चर्चा हम आपसे पिछले वीडियो में कर चुके हैं, इसका उदाहरण भी मैंने आपको दिया हुआ था, और इस पे जो भी प्रक्रियाएं थी वो मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने कोलाइड के प्रकार वहां पे जो स्नेहता के आधार पर बताई गई थी, जिसमें एक द्रव स्नेही कोलाइड और एक आपको द्रव विरोधी कोलाइड के बारे में बताया गया था। द्रव स्नेही कोलाइड जो है, आपने कहा था कि किसी भी विलायक में आसानी से जो पदार्थ क्या होते हैं, घुल जाते हैं, वो आपके द्रव स्नेही होते हैं, जिनमें एक तरह से प्रबल आकर्षण होता है कणों के बीच में। और द्रव विरोधी वाले में क्या होता था कि उसमें पदार्थ आसानी से नहीं घुलता है और कणों के बीच में कोई विशेष आकर्षण नहीं होता था। तो ये चीजें आपको बताई गई थी किसमें, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोलाइड के जो बनाने की विधियां हैं उनके बारे में, मतलब कोलाइड को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, कोलाइड बनाने की क्या क्या प्रोसेस हो सकती है, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोलाइड को हम कितने ढंग से बना सकते हैं और कितने प्रकार के होते हैं आपके। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कोलाइड जो रहते हैं आपके वो 2 प्रकार के। भाई कोलाइड में जो यहाँ पे वो प्रक्षेपित प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर आपको बताया जा चुका था। आज आप जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें ये बताना है कि जो द्रव स्नेही कोलाइड है और द्रव विरोधी कोलाइड है, इनको हम किन किन विधियों के माध्यम से बना सकते हैं। ठीक, तो पहले आपको यहाँ जानना है कोलाइड विलयन बनाने की विधियों के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे पहले। हाँ, एक चीज और ध्यान रहे कि जैसे कोलाइड विलयन में कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो सिर्फ थ्योरेटिकल बेस पर हैं, और इसमें जो भी रिएक्शंस आपको बताए जाएंगे, जो भी कंडीशंस आपको बताए जाएंगे, वो इंडिविजुअल उसी पर अप्लाई होती है। ठीक है ना, या उसके जैसा अगर कोई और मिलता है जो उस कंडीशन को फॉलो करेगा, उसी पर आप इसको लागू करेंगे। ठीक है ना, बात मेरी समझ रहे हैं सब लोग। तो चलिए कोलाइड विलयन बनाने की विधियों के बारे में आपसे बात करते हैं। कोलाइड विलयन बनाने की विधि, ठीक है, कोलाइड विलयन बनाने की विधि। तो इसमें देखिए, जो इसका चाहे कोलाइड विलयन आपसे कहा जाए या कोलाइड सॉल्व कहा जाए, ठीक, दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताया गया था कि चाहे कोलाइड सॉल्व की बात की जा रही हो आपसे और चाहे कोलाइड विलयन की बात की जा रही, दोनों का मतलब आपको एक ही समझना है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले द्रव स्नेही कोलाइड हम लोग कैसे बनाएंगे, द्रव स्नेही कोलाइड कैसे बनाएंगे। तो आप जानते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड में जो पदार्थ होते हैं वो प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर, द्रव स्नेही कोलाइड में जो पदार्थ उपस्थित होते हैं वो प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर शीघ्रता से घुल जाते हैं या शीघ्रता से मिल जाते हैं। ठीक, तो जब वो शीघ्रता से मिल जाते हैं तो इसमें कोलाइड तैयार आपका हो जाता है। यानी कि जब आप ऐसे पदार्थ को लेते हैं जो प्रक्षेपण माध्यम में आसानी से या शीघ्रता से कोलाइडी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, वो आपके द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते थे। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि उपयुक्त जो प्रक्षेपण माध्यम होते हैं, उपयुक्त जो प्रक्षेपण माध्यम होते हैं उसमें हम पदार्थ को घोल करके कोलाइडी अवस्था को या उसको कोलाइडी विलयन को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मतलब द्रव स्नेही कोलाइड बनाने की क्या प्रक्रिया आपको बताई जा रही है कि भाई द्रव स्नेही कोलाइड में जो पदार्थ होते हैं वो प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आकर शीघ्रता से कोलाइडी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात ये कहा जा सकता है कि उपयुक्त प्रक्षेपण माध्यम में उपयुक्त
परिक्षेपण माध्यम में आप क्या करते हैं, जो पदार्थ उसमें मिला देते हैं, इसके बाद उसको आप हिलाइए या गर्म करके आप कोलाइडी विलयन को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए हमें किसी अन्य मेथड की जरूरत नहीं है। किसके लिए बात की है मैंने आपसे? द्रव स्नेही कोलाइड के लिए। क्या बताया? द्रव स्नेही कोलाइड में जो पदार्थ प्रयुक्त होता है वो प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आकर शीघ्रता से घुल जाता है और कोलाइडी विलयन को प्राप्त कर लेता है या कोलाइडी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अर्थात किसी पदार्थ के लिए आप उपयुक्त प्रक्षेपण माध्यम, किसी पदार्थ के लिए आप एक उपयुक्त प्रक्षेपण माध्यम प्रयुक्त करते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि वहां पर, तो एक प्रोसेस समझ में आ गई आपको ना। तो अब आज बात करने वाले हैं आपसे फिर इसमें अगली प्रोसेस जो होगी द्रव विरोधी कोलाइड की। ठीक, समझ तो रहे सब लोग ना? द्रव स्नेही कोलाइड समझ में आ गया। इसको एक बार सभी लोग लिख करके भेजेंगे व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं द्रव विरोधी कोलाइड की। द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड। तो द्रव विरोधी कोलाइड आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि द्रव विरोधी क्या होते हैं। तो आपको ये बताया जा चुका है पहले से कि जो पदार्थ प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आकर शीघ्रता से कोलाइडी अवस्था को प्राप्त नहीं करते हैं, कोलाइडी विलयन को प्राप्त नहीं करते हैं, वो कहलाते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। हमने आपको बताया हुआ है कि अगर प्रक्षेपण माध्यम हमारा द्रव होता है वहां पर, तो ऐसी सिचुएशन में जो कोलाइड हमें मिलता है उसे हम कहते हैं जल विरोधी कोलाइड। ऐसे ही अगर वो उसके साथ कोलाइडी विलयन आसानी से प्राप्त कर लेते हैं तो उसे आप जल स्नेही कोलाइड बोलते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ रही है आपको? तो चलिए देखिए, यहां पर मैं आपको बताने चल रहा हूं कि द्रव विरोधी कोलाइड आप कौन कौन से मेथड से बना सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए दो प्रोसेस है ना, मतलब द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की दो विधियां। तो सबसे पहले एक है आपके पास यहां पर संघनन विधि। क्या है? संघनन विधि। और दूसरा है परिक्षेपण विधि। परिक्षेपण विधि मतलब आपको क्या बताया गया इसमें कि दो विधियां हैं, एक है संघनन और दूसरी कौन सी है? प्रक्षेपण विधि। ठीक, तो अब आप यहां पे ये देखिए कि संघनन विधि पहले किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम आपसे बात कर रहे थे संघनन विधियों में। तो देखिए पहले संघनन विधि में होता क्या है कि जो पदार्थ इसमें प्रयोग में लाए जाते हैं, संघनन विधि के अंतर्गत जो पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं उनके सूक्ष्म कणों को विभिन्न जो भौतिक और रासायनिक विधियां होती हैं उनके माध्यम से, मतलब इस विधि में प्रयुक्त जो लघु अणु होते हैं, जो सूक्ष्म अणु होते हैं, उन्हें विभिन्न भौतिक और रासायनिक विधियों के द्वारा कोलाइडी कण के रूप में, कोलाइडी कणों के आकार के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कोलाइडी कण के आकार के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो इसके लिए कुछ प्रमुख विधियां हैं जिसमें आप इस तरह का परिवर्तन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि संघनन विधि क्या होती है। मैंने आपको ये समझाया कि इस विधि में प्रयुक्त जो पदार्थ के लघु अणु होते हैं उनको विभिन्न भौतिक और रासायनिक विधियों के माध्यम से कोलाइडी कण के आकार के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ऐसा करने के लिए आप यहाँ पे उसके निम्नलिखित प्रक्रमों का, निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले उनके नाम जान लीजिए। सबसे पहले जो आपका इसके अंतर्गत नाम आएगा, देखिए मैंने आपको अभी केवल संघनन विधि बताई है और प्रक्षेपण विधि अभी इसके आगे डिस्कस करेंगे हम आपसे। पहले आप संघनन विधि को अगर स्पष्ट कर चुके हो तो इसको भी आप लिख करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे। क्या बताया था मैंने आपको अभी कि इस विधि में प्रयुक्त लघु अणुओं को विभिन्न भौतिक और रासायनिक विधियों के द्वारा कोलाइडी कण के आकार के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कोलाइडी कण के आकार के रूप में परिवर्तित किया जाता है और इसमें जो कुछ प्रयुक्त विधियां होती हैं कि हम किन किन माध्यमों से ऐसा कर सकते हैं, ऐसे संघनन प्रक्रिया को हम प्रदर्शित कर सकते हैं, उनकी चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। ठीक है ना?
चलिए ध्यान से सब लोग देखेंगे, इसमें कहीं कुछ कंफ्यूजन होगी तो आप जरूर बताइएगा। और जो मैंने आपको बताया अभी द्रोष्णीही कोलाइड बनाने के बारे में और द्रव विरोधी कोलाइड कैसे बनते हैं, उनमें कौन कौन सी विधियां हैं, उनकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। तो जिसकी डिफिनेशन आप सभी को आ जा रही है, वो क्या करेंगे, इसको लिख करके इसकी नोट्स बना करके आप उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसकी जो प्रोसेस है, प्रोसेस के नाम जान लीजिए। एक है ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण, जिसको आप ऑक्सीडेशन बोलते हैं, है ना, ऑक्सीकरण। देखा आपने, ऑक्सीडेशन। और दूसरा जो होता है इसमें वो है अपचयन। ठीक, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, है ना। ऑक्सीकरण, अपचयन। दूसरा है जल अपघटन, जल अपघटन। अगला है उभय अपघटन, उभय अपघटन, उभय अपघटन। और एक है विलायक विनिमय विधि, विनिमय विधि। देखिए इतने जो कि इसके अंतर्गत आएंगे ना। प्रक्षेपण माध्यम जो आपका है, प्रक्षेपण सॉरी जो संघनन विधियां हैं, उन संघनन विधियों के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं पहले कि इसमें इतनी प्रक्रियाएं जो होती हैं, इतने माध्यम से आप संघनन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, एक बार इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप बताइए। सबके सिर्फ माइंड्स में नाम होने चाहिए कि संघनन विधि के अंतर्गत कौन कौन से प्रक्रम, कौन कौन सी क्रियाओं के द्वारा आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। 5 प्रोसेस बताई जा रही है आपको। एक है ऑक्सीकरण, दूसरा है अपचयन, तीसरा जल अपघटन, चौथा उभय अपघटन और लास्ट है विलायक विनिमय विधि। ठीक, इसको एक बार नोट करिए सब लोग, तब तक मैं इंक भर लूं इसमें। हो गया? चलिए अब देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं आपसे, हम यहाँ पे द्रव विरोधी कोलाइड की जो पहली विधियां हैं उसकी भी चर्चा हम आपसे कर रहे थे, संघनन विधि की। और संघनन विधि के अंतर्गत जो प्रयुक्त आपके प्रक्रम है उसमें एक है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण जिसको आप ऑक्सीडेशन बोलते हैं। देखिए इसके अंतर्गत जो आपका प्रक्रम है वो विशेषकर सल्फर सॉल्ट को यहाँ पर हम लोग फॉर्म करेंगे, यहाँ बनाएंगे। तो होता क्या है कि जब हम H2S को सल्फर डाइऑक्साइड के संपर्क में लाते हैं, मतलब H2S को आप जब SO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर सल्फर सॉल्ट का निर्माण होता है। देखिएगा H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसको रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ? SO2 के साथ। समझ पा रहे हैं आप क्या बताया जा रहा है? H2S किसके साथ रिएक्ट करता है? SO2 के साथ रिएक्ट करता है। तो यहां आपको मिलता है सल्फर और साथ में यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स। अब आप एक चीज ध्यान रखें, कैसे आप जान पाएंगे कि यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ? ठीक है, आप देखिए, जैसे अगर मैं इस सल्फर की बात करूं तो इसमें +4 है, ऑक्सीडेशन नंबर जानते हैं आप निकालना, और इस पर -2 है। ठीक, इस वाले पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, इस पे -2 था, -2 से क्या हो गया? 0 हो गया। कुछ बढ़ा, कुछ बढ़ा यहाँ पे। और यहां देखिए +4 से 0 हो गया, तो भाई कम हो गया। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन किया गया है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वहां पर अपचयन प्रक्रम होता है, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ड्रॉप करता है, त्याग करता है, वहां पर होती है ऑक्सीकरण। यानी कि यहाँ पे H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है किसमें? सल्फर में। समझ में आ रही बात? तो ये है प्रक्रम आपका इसके अंतर्गत जो आप शो कर सकते हैं ऐसे। ठीक, बात समझ में आ रही है आपको? क्या बताया जा रहा है? H2S किसके साथ? SO2 के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे क्या बनता है? सल्फर, सल्फर सॉल्ट का निर्माण होता है ना। कैसे लिखेंगे कि H2S SO2 के साथ, H2S SO2 के साथ जब रिएक्ट कराया जाता है तो वह सल्फर सॉल्ट में परिवर्तित होता है, और सल्फर सॉल्ट यहाँ पे कैसा कोलाइड होगा?
द्रव विरोधी कोलॉइड होगा। कैसा कोलॉइड होगा? द्रव विरोधी कोलॉइड होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो एक पहला ये ऑप्शन आपका आ गया किसमें? ऑक्सीकरण में। इसको आप नोट करिए जल्दी से, फिर बताइए। हो गया? चलिए अब देखिए, इसके बाद की जो प्रोसेस है आपकी दूसरी, वो है अपचयन, है ना? अपचयन में चलते हैं। इसमें बस केवल एग्जाम में ये चीजें बहुत ज्यादा कही जाए, केवल अगर पूछी जाती है तो आपसे संघनन विधियां पूछी जाती हैं और संघनन विधियों में कौन कौन से प्रक्रम आते हैं, ठीक है ना? और अगर इसके अतिरिक्त क्वेश्चन आता है तो पूछा यही जाता है कौन सा सॉल है, ये द्रवस्नेही सॉल है या द्रव विरोधी सॉल है। तो बस उसी के लिए आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अगली प्रोसेस हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे वो है अपचयन का, इसको रिडक्शन बोलते हैं आप, रिडक्शन। इसमें देखिए जो है विशेषकर हम गोल्ड सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट, प्लेटिनम सॉल्ट मीन्स ऐसे ही जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं, जिनकी जो धनात्मकता कही जाए, सॉरी यहाँ पे जो विद्युत धनात्मकता होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं उसे आप, वो उससे क्या हो? कम हो। वो क्या हो? कम हो। तो जैसे में आपका AU आ गया, PT आ गए, AG आ गए, ये ऐसे मेटल का जब आपको सॉल्ट तैयार करना होता है तो आप ये अभिक्रिया दिखाते हैं। इसमें जो प्रमुख अभिकर्मक आप यूज करते हैं वो हाइड्राजीन होता है। ठीक, NH2। जैसे मान लीजिए हम ऑरिक क्लोराइड लेते हैं AuCl3 और इसकी क्रिया आप हाइड्राजीन के साथ करवा रहे हैं, NH2 के साथ। समझ पा रहे हैं आप? क्या बोला? ऑरिक क्लोराइड है, ये हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पर गोल्ड सॉल्ट मिलेगा और साथ में नाइट्रोजन गैस तथा HCl। ठीक, मतलब आप इसी के माध्यम में यहाँ पे जो हाइड्राजीन है एक समझिए अभिकर्मक है जो इसके साथ आप रिएक्ट करवा रहे हैं। अब आप देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से कि इस ऑरिक क्लोराइड में ऑरिक पर +3 चार्ज है और मतलब ओरम पे +3 चार्ज है और इस ओरम पे 0 है। तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन गेन किया है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका वहां पे अपचयन होता है। मीन्स AuCl3 का अपचयन कौन करवा रहा है? हाइड्राजीन करवा रही है। हाइड्राजीन करवा रही है तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? गोल्ड सॉल्ट। ऐसे ही आप प्लेटिनम सॉल्ट, ऐसे ही आप यहाँ पर सिल्वर सॉल्ट का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। और ये कौन सा मेथड है आपका? अपचयन का मेथड है। ठीक है, दो बातें समझ में आ रही हैं आपको? पहले एक बार इसको देख लीजिए। ऑरिक क्लोराइड है, प्लेटिनम का लेते हैं तो PtCl2 या PtCl4 का भी यूज कर सकते हैं। दूसरा आपके पास जो यहाँ पे होगा वो है AgCl या फिर आप यहाँ पर यूज करिए AgBr, ऐसा कोई भी ले सकते हैं और आपको यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक, प्रोसेस समझ में आ रही है? क्या बताया गया कि अपचयन के अंतर्गत हम गोल्ड सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट, प्लेटिनम सॉल्ट इत्यादि जो कम विद्युत धनात्मक होते हैं उनके सॉल्ट का अर्थात उनके द्रव विरोधी सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं अपचयन के माध्यम से। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम अगले प्रोसेस पे आपसे डिस्कस करते हैं। देखिएगा इसमें अब कुछ दिक्कत होगी तो आप जरूर बताइएगा इसमें। ठीक, देखिए हो गया। चलिए अब आगे देखिए, एक चीज में आपको नोट में जानना होगा। इसके अंतर्गत एक आता है, कभी कभी पूछा जाता है क्या नाम उसका, पर्पिला कासियस। तो यही जो गोल्ड सॉल्ट बनाने की प्रोसेस होती है उसी को आप कहते हैं पर्पिला कासियस। ठीक, गोल्ड सॉल्ट बनाने की जो प्रक्रिया होती है वही कहलाती है पर्पिला कासियस। ध्यान रखेंगे इसको। चलिए आगे बात करते हैं हम आपसे जल अपघटन को लेकर के। जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, जल अपघटन। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आप कुछ ऐसे धातुओं का प्रयोग करते हैं जिनकी धनात्मकता कम होती है। विशेषकर जैसे आपने अभी पिछले प्रोसेस में देखा, ऑरम है, प्लेटिनम है और सिल्वर है, ये बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं और मतलब इनकी धनात्मकता बहुत कम होती है। अब इससे थोड़ा सा ज्यादा कहा जाए लेकिन वो भी कम धन विद्युती के अंतर्गत ही आती है, जैसे कि आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया,
है ना। तो ये सब धातुएं अगर आती हैं तो इनके लवण का जब आप जल अपघटन करवाते हैं, इनके लवण का जब आप जल अपघटन कराते हैं तो आपको यहाँ पर सॉल्ट अर्थात द्रव विरोधी सॉल्ट मिल जाता है। मैंने क्या बताया, जैसे एल्युमिनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया, इन सब के लवण का जब आप जल अपघटन करवाते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, इनके सॉल्ट मिल जाता है अर्थात द्रव विरोधी सॉल्ट प्राप्त हो जाता है। तो मतलब जैसे यहाँ पे कहा जाए कि हमने फेरिक क्लोराइड ले लिया FeCl3, FeCl3 को उबलते हुए मतलब कि उबलता हुआ FeCl3 है, उसमें हम जल को मिला करके उसे थोड़ा सा हीट कर देते हैं। मतलब फेरिक क्लोराइड के तनु विलयन को जब आप उसमें जल को मिला देते हैं, उसके बाद थोड़ी देर उसे उबाल देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, वहां पे फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट मिल जाता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट जो कि आपका एक द्रव विरोधी सॉल्ट होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन इसका, आप तो बना ही ले जाएंगे वैसे। देखिए फेरिक क्लोराइड है FeCl3, आप इसका जल अपघटन करवा रहे हैं तो आपको मिल जाएगा FeOH का होल थ्राइस प्लस HCl। सेम इसी कंडीशन में आप चाहें तो AlCl3 को CrCl3 को भी रेट करवा सकते हैं और सब पे कंपाउंड वैसा ही बना सकते हैं और मेरी समझ से सभी लोग बना करके इसका आंसर सेंड करेंगे। ठीक, तो ये 3 प्रोसेस समझ में आ रही है आपको। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए। मैंने क्या बताया, फेरिक क्लोराइड के तनु विलयन को आप क्या करते हैं, थोड़ा सा उबाल देते हैं, हल्का सा उबाल देते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको क्या मिल जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट मिल जाएगा जो कि एक द्रव विरोधी सॉल्ट है। ऐसे ही एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट मिलेगा, वो भी द्रव विरोधी सॉल्ट है। इसी तरह से क्रोमियम का मिल जाएगा CrOH का होल थ्राइस, जिसको आप द्रव विरोधी सॉल्ट बोलेंगे। ठीक, यहां तक बात समझ में आ रही सबको। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए, इसको ये दोनों कंप्लीट करके लाना है। ठीक है, हो गया। अब देखिए जो इसके आगे की प्रोसेस है उभय अपघटन वाली और विलायक विनिमय वाली भी, इसको आप लोग खुद से अगर कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो इसका हम लेक्चर जो है अटेंड करेंगे अगले वीडियो में। और इतनी चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाता है इसलिए, और अगर आप लोग को आ जाता है उभय अपघटन मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ आयनों का स्थानांतरण होता था, और विलायक विनिमय का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ विलायक का एक्सचेंज कर दिया जाए। जो विलायक पहले किसी पदार्थ में प्रयोग किया गया है अब उसके बजाय किसी दूसरे विलायक का, जहां पे जैसे मान लीजिए एक सॉल्ट आपने तैयार किया, उसमें जो विलायक लिया हुआ था, अब जो दूसरा सॉल्ट तैयार किए हुए हैं उसमें जो सॉल्ट दिया गया था, दोनों को आप एक्सचेंज कर दीजिए, अदला बदली, वही होता है विलायक विनिमय। तो यहाँ पर संघनन विधियों में आपको जो प्रोसेस बताई गई वो बेसिकली सबको समझ में आ जानी चाहिए, और यदि आ गई है तो हम आपसे डिस्कस करेंगे अब अगले वीडियो में प्रक्षेपण विधियां की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। तो आप सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करें, लाइक करें, और जो नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।